Hello everyone, welcome to this channel guys. I hope you all are doing very well. प्रीवियस हम लोगों ने बैंक प्रमोशन के 25 MCQ जो है वो डिस्कस किए थे, कवर अप किए थे, राइट। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए। तो 25 क्वेश्चन हम लोग उस वीडियो में कवर अप करके आ चुके हैं और 26 क्वेश्चन से जो है वो हम आज कंटिन्यू करेंगे, राइट। जिन भी स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है या एमसीक्यूज नहीं क्लियर हो रहा है या किसी भी चीज में डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो पूछ सकते हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद दी एमसीक्यू सेशन। आज जो है हम लोग स्पेशल जो एमसीक्यूज करने वाले हैं वो लोक अदालत पे करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारे पास रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, जो रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं और जो हमारे पास लोक अदालत है वो ही हम लोग जो है वो आज डिस्कस करेंगे, राइट। या आने वाले सेशंस के अंदर, आज तो पूरा नहीं कवर अप हो पाएगा। तो बेसिकली आज हम लोग जो है वो लोक अदालत के ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन वाज द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पास्ड। ये बेसिकली हमारे पास जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है वो कब पास हुआ था? हाँ जी, 1986 में, 1988 में, 1987 में, 1985 के अंदर। बेसिकली वी हैव लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? 1986 में, 1988, 1987 और 1985 के अंदर। तो बेसिकली आंसर क्या है इसका कि जो हमारे पास लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है वो पास हुआ था आपके पास 1987 के अंदर। चले, सबसे पहले हम लोग जो है ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज लोक अदालत, राइट। जो आपके पास ये हमारे पास एक्ट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आने वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए, राइट। सभी लोग जो है नहीं पढ़ा होगा सब लोगों ने लोक अदालत के बारे में या वो टॉपिक की उतनी क्लैरिटी नहीं होगी। सो पहले वो टॉपिक क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोग आंसर जो है वो इजीली दे पाए। तो बेसिकली हमारे पास जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है वो पास हुआ था आपके पास 1987 के अंदर, राइट, जिसके अंदर जो है हमारी लोक अदालत जो है वो हेल्ड होती है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोक अदालत की, लोक अदालत होता क्या है? आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट अदालत का नाम सुना होगा, राइट। बेसिकली अगर मैं बात करूं कोर्ट्स का नाम सुना होगा, वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑल्सो, वी हैव हाई कोर्ट ऑल्सो, वी हैव सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, ठीक है। सो ये लोक अदालत क्या है? ये बेसिकली क्या है कि जो नॉर्मल पीपल है, ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए लोक अदालत बनाया गया। अब ये पीपल कोर्ट भी हम लोग इसको बोलते हैं। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि लोक अदालत मीन्स व्हाट, मतलब हम लोग जो है इसका दूसरा नाम क्या है? पीपल्स कोर्ट। पीपल कोर्ट मतलब कि जो लोगों के समझौते हैं, राइट, उनको भी डील करता है क्या आपका लोक अदालत। ये बेसिकली वी हैव बैंक्स ऑल्सो कवर्ड, है ना, जितने भी बैंक्स के केसेस हैं वो भी सुनवाई होती है लोक अदालत के अंदर। अदर ऑफेंसेस ऑल्सो, बट वो कौन से होने चाहिए? कंपाउंडेबल होने चाहिए। क्रिमिनल जो है जितने भी केसेस हैं, आइदर क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल केसेस, ठीक है, लेबर जितने भी केसेस हैं हमारे पास, इंडस्ट्रियल जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे लोक अदालत के अंदर आते हैं। तो बेसिकली जो आपके हम लोग बोलेंगे जो पेटी इश्यूज हैं वो भी डील किए जाते हैं किसके अंदर? लोक अदालत के अंदर। तो सिर्फ ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ही जो है केसेस डील नहीं करता, बाकी सारे केसेस, आइदर इन द केस ऑफ लेबर, आइदर इन द केस ऑफ इंडस्ट्रीज, तो सभी लैंड के केसेस जो हैं वो भी डील करता क्या? लोक अदालत, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भी। इसीलिए यहाँ पे ना बहुत जो है बहुत ज्यादा टाइम लगता है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डील करने के लिए, राइट। चलिए, सो इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। ये हमारा एक तरीके का क्या है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जो कि बनाया गया एंड डिलीवर इनफॉर्मल, चीप एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस टू द कॉमन मैन। ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो समझौते हैं वो जल्दी से जल्दी हो सके, राइट। अगर मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस करूं कि जो बेसिकली फर्स्ट लोक अदालत है ना, वो कहाँ पे हुई थी? एनी आइडिया? जो फर्स्ट लोक अदालत है वो कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी? फर्स्ट लोक अदालत की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो फर्स्ट लोक अदालत हेल्ड हुई थी 1982 के अंदर, ठीक है। जो बेसिकली कैंपस बना था लोक अदालत का वो कहाँ बना, मतलब कब बना था? 1982 के अंदर। और कहाँ बना था? गुजरात के अंदर, राइट। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि फर्स्ट लोक अदालत जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी, तो आप लोग ध्यान में रखना कहाँ हेल्ड हुई थी? गुजरात के अंदर। और कौन से ईयर के अंदर हुई थी? 1982 के अंदर। और अब आप सोच रहे होंगे 1987 में एक्ट आया, तो बेसिकली स्टैट्यूटरी पावर्स जो है लोक अदालत को 1987 के अंदर मिली थी, किसके अंदर? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर। चलिए,
लोक अदालत have been statutory status under Legal Services Authority Act 1987. ये एक्ट डील ही किससे करता है बेसिकली, कि जो लोगों के समझौते कराने हैं, है ना, वो सारे के सारे कवर अप हो रहे हैं हमारे किसके अंदर, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर. सो अंडर द सेड एक्ट द अवार्ड मेड बाय द लोक अदालत इज डीम टू बी अ डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट. अगर हम लोग नॉर्मल बात करें कि जो लोक अदालत है जो भी अवार्ड देता है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब भी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी केसेस के अंदर और दो पार्टीज को समझौता करना है ना, क्योंकि लोक अदालत बेसिकली उन्हीं केसेस को डील करती है जिन केसेस में क्या होता है, समझौता होता है, राइट. ऐसे केसेस जो कि नॉन कंपाउंडेबल हो, ठीक है, ऐसे केसेस जो हैं जो कि नॉन कंपाउंडेबल हो वो लोक अदालत के अंदर नहीं आते. तो ध्यान रखना, सिर्फ वही केसेस आएंगे जो कि कंपाउंडेबल ऑफेंस होंगे. ओनली कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर डील अंदर लोक अदालत, राइट. सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, लोक अदालत इज डीम टू अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट. तो बेसिकली जो भी अवार्ड यहाँ पे दिया जाएगा, जो भी डिसीजन होगा, ठीक है, इन दी मेड ऑफ क्या अवार्ड के केस में, तो हम लोग बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो भी अवार्ड दिया जाएगा वो एज अ सिविल कोर्ट ही होगा. मतलब जो जैसे आपकी जो सिविल कोर्ट है, अदर कोर्ट है, जैसे वो सुनवाई करती है, वैसे ही हमारी लोक अदालत भी है. और जो उसका डिसीजन होता है वो फाइनल होता है ना. एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लोक अदालत का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा एंड बाइंडिंग ऑन ऑल दी पार्टीज एंड नो अपील अगेंस्ट सच एन अवार्ड लाइज बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ. हमें पेपर में क्वेश्चन आता है कि लोक अदालत बेसिकली, सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोक अदालत डिसीजन सुनाता है उसको क्या बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं, नंबर 1. नंबर 2 हम लोग बात करेंगे कि जो लोक अदालत है ये बिल्कुल वैसे ही डील करती है जैसे हमारी अदर सिविल कोर्ट जो है वो डिसाइड करती हैं केसेस को. नंबर 2. नंबर 3 कि इसका जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के दिमाग में आता है कि अगर किसी भी पर्सन ने, है ना, किसी भी पर्सन ने यहाँ पे केस फाइल किया और वो इसके अवार्ड से अगर खुश नहीं है तो वो क्या फर्दर ऑन कहीं अपील कर सकता है, तो नहीं. इसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा. आप इसके अवार्ड के अगेंस्ट कहीं और जो है अपील नहीं डाल सकते, right. So final and binding on all the parties and no appeal against such an award lies before any court of law. तो आप किसी और कोर्ट के अंदर इसके अगेंस्ट, लोक अदालत के अगेंस्ट जो है वो केस फाइल नहीं कर सकते. आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट. सो देयर इज नो कोर्ट फी. यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई कोर्ट फी भी नहीं होती. सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप लोग लोक अदालत के अंदर केस फाइल करते हैं तो किसी भी तरीके की कोई कोर्ट फी जो है वो चार्ज की नहीं जाती. बट इन केस मान लीजिए आप लोगों ने कोई कोर्ट फी ऑलरेडी पे करी थी, जो कि आपका केस ऑलरेडी किसी और कोर्ट में चल रहा है और यहाँ पे जो है उसको रेफर कर दिया गया है, तो ऐसे केसेस अगर यहीं पे ही जो है रिजॉल्व हो जाते हैं लोक अदालत के अंदर, तो ऐसे केसेस के अंदर जो कोर्ट फीस होती है वो रिफंड कर दी जाती है. आई होप इट इज क्लियर. कोई भी अगर केसेस, ठीक है, अगर कोई न्यू ही केस डाल रहा है फिर तो कोई कोर्ट फीस लगेगी नहीं. बट अगर मान लीजिए किसी और कोर्ट में पहले ही केस चल रहा था और फिर यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं उस केस को, है ना, तो उस केस में जो उसने पहले फी पे करी हुई थी, अगर वो केस यहाँ पे हमारा सेटल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेटल होने के लिए बेसिकली केसेस आते हैं, सेटल हो गया तो उस केस में जो भी उसकी प्रीवियस फीस बनती थी वो उसको रिफंड कर दी जाती है, राइट. चलिए, नेचर ऑफ केसेस टू बी रेफर टू लोक अदालत. व्हाट टाइप ऑफ केसेस जो है वो रेफर किए जाते हैं लोक अदालत के अंदर बाय अदर कोर्ट्स. नंबर 1, एनी केस पेंडिंग बिफोर जो है एनी कोर्ट. तो अगर कहीं पे भी किसी भी कोर्ट के अंदर कोई केस पेंडिंग है और उन्हें लगता है कि लोक अदालत की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, राइट. जुरिस्डिक्शन इन द सेंस कि कितनी अमाउंट तक के जो केसेस हैं, या फिर हम लोग कहीं उनकी लिमिट क्या है लोक अदालत की, तो अगर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो केस लोक अदालत के अंदर फाइल किया जा सकता है, तो वही केसेस जो है वो रेफर किए जाते हैं लोक अदालत के अंदर. तो कोई भी केस पेंडिंग पड़ा है किसी भी कोर्ट में वो भी आ सकता है. कोई डिस्प्यूट विच हैज नॉट बीन ब्रोड बिफोर एनी कोर्ट एंड इज लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट, तो ये भी सारे केसेस इसमें डील किए जाएंगे. प्रोवाइडेड दैट सॉरी provided that any matter relating to an offense not compoundable under the law shall not be settled in लोक अदालत. मैंने आपको पहले ही बोला कि जितने भी केसेस हैं जो कि कंपाउंडेबल हैं, सिर्फ उन्हीं केसेस की सुनवाई होती है, क्योंकि लोक अदालत के अंदर सिर्फ समझौते, सेटलमेंट के केसेस जो हैं, किसके केसेस आएंगे, बेसिकली सेटलमेंट के जो केसेस हैं वही केसेस यहाँ पे डील किए जाते हैं. सेटलमेंट के जो केसेस हैं वही डील किए जाएंगे किसके अंदर, हमारे पास लोक अदालत के अंदर. जिन केसेस के अंदर सेटलमेंट नहीं होता, ठीक है, वो केसेस यहाँ पे नहीं आते. तो कंपाउंडेबल है, कंपाउंडेबल केसेस जो हैं वही आएंगे, और नॉन कंपाउंडेबल केसेस तो लोक अदालत के अंदर
नहीं आते। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए आगे। चलिए, सो अगर मैं ज्यूरिसडिक्शन की बात करूं कि कितने तक का जो है पिक्यूनरी लिमिट क्या है लोक अदालत का, तो दैट इज बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट जो है वो कितना है 20 लाख तक के, अप टू 20 लाख। ये पहले 10 लाख था, ठीक है, अभी रेस कर दिया गया, कितना कर दिया गया, 20 लाख तक के केसेस जो है वो फाइल किए जा सकते हैं किसके अंदर, लोक अदालत के अंदर। क्लियर है जी। चलिए, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत, अब बेसिकली कौन सी जो है इसके अंदर लोक अदालत है भाई। नंबर 1 वी हैव स्टेट अथॉरिटी, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, हाई कोर्ट लेवल पे भी है, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी है। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कौन से जो स्टेट लेवल पे भी एक लोक अदालत लगती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, हाई कोर्ट लेवल पे भी और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी है, राइट। सो दीज आर दी लेवल्स। अगर बात करें टाइप ऑफ लोक अदालत की, तो सबसे पहला आता है हमारे पास नेशनल लोक अदालत, राइट। वी हैव मोबाइल लोक अदालत, वी हैव परमानेंट लोक अदालत ऑल्सो, ठीक है। नेशनल लोक अदालत भी है, मोबाइल भी है, और कौन सा हमारे पास परमानेंट और मोबाइल लोक अदालत भी है। तो बेसिकली अगर हम लोग नेशनल लोक अदालत के बारे में बात करें, किसके बारे में, नेशनल के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो बेसिकली नेशनल लोक अदालत कौन सी होती है, जो कि आपकी तालुका लेवल तक जो है वो लगती है, उनको हम लोग बेसिकली नेशनल लोक अदालत बोलते हैं। हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री इन ऑल द कोर्ट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टिल द तालुका लेवल। तो ये बेसिकली कहां तक लगती है, तालुका लेवल तक। देन वी हैव परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत का जो कंसेप्ट है वो आया था आपके पास सेक्शन 22B के अंदर, ठीक है। ये कवर अप होता है आपके पास सेक्शन 22B के अंदर। तो ये जो परमानेंट लोक अदालत है ये डील करती हैं यूटिलिटी सर्विसेज को, ध्यान से सुनना, केसेस रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, टेलीग्राफ एटसेट्रा जो है, ऐसे तरीके के केसेस जो है वो परमानेंट लोक अदालत के अंदर आते हैं। क्योंकि बेसिकली अगर मैं नॉर्मल लोक अदालत के बारे में बात करूं तो वो, मतलब लोक अदालत के बारे में नहीं, कोर्ट के अगर बारे में बात करूं तो वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। बट लोक अदालत के बारे में अगर बात करी जाए तो ये जो लोक अदालत हैं ये एक्चुअल में कभी कभार लगती हैं, ठीक है ना, मतलब फिक्स नहीं थी। तो उस केस में उनको बोला गया कि आप एक काम करें, परमानेंट लोक अदालत जो है, मतलब डिसाइड किया गया, राइट। तो ये जो है फॉर्म करी गई परमानेंट लोक अदालत, जो कि बेसिकली जो है वो फिक्स रहेगी, राइट, जो कि डील करेगी किसके साथ, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज केसेस के साथ। देन वी हैव मोबाइल लोक अदालत। ये मूवेबल जो अदालत होती है ना, उसको बेसिकली मोबाइल लोक अदालत बोलते हैं। सो ट्रेवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, राइट। तो कहीं पे भी मूव कर सकती है ये। सच एज अगर बेसिकली हम लोग बात करें किसकी, हमारी परमानेंट लोक अदालत की, परमानेंट लोक अदालत की अगर हम लोग बात करें तो परमानेंट लोक अदालत के अंदर जो केसेस डील किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट, पोस्टल, टेलीग्राफ, सैनिटेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, डिस्पेंसरी, पावर, लाइट, वाटर, इंश्योरेंस, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट सर्विसेज जो है वो डील करी जाती है। पहले इसकी पिक्यूनरी लिमिट की अगर बात करें, जुरिसडिक्शन की बात करें, तो 10 लाख था, क्योंकि नॉर्मल जो लोक अदालत है वो भी 10 लाख के केसेस डील करती थी। बट राइट नाउ वी हैव 20 लाख। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पिक्यूनरी लिमिट या व्हाट इज द जुरिसडिक्शन लिमिट अंडर लोक अदालत, दैट इज 20 लाख। व्हाट आई एम सेइंग, कितना लिमिट है, 20 लाख का लिमिट है आपके पास अगर आप लोक अदालत के अंदर केस फाइल करते हैं। किसके अंदर, लोक अदालत के अंदर। बट वाइल आई एम टॉकिंग अबाउट कौन सी, परमानेंट लोक अदालत, अगर मैं परमानेंट लोक अदालत के बारे में बात करूं तो 10 लाख से बढ़ा के उसकी लिमिट कितनी कर दी गई, 1 करोड़ रुपीस, राइट। क्योंकि पहले नॉर्मल लोक अदालत भी 10 लाख ही थी, बट उनको बढ़ा के 20 किया गया, और यहाँ पे उसकी परमानेंट की बढ़ा के 10 लाख से 1 करोड़। चलिए जी, आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें क्लियर है, राइट। अभी हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो 26 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। लीगल सर्विसेज जो है अथॉरिटी से पास हुआ था 1987 के अंदर, और लोक अदालत जो है वो डील करी जाती है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर, राइट। और मैंने आपको लिमिट बता दिया कितने तक के केसेस डील किए जाते हैं। मैक्सिमम जो अवार्ड लोक अदालत से मिलता है वो 20 लाख तक का है, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लोक अदालत इन इंडिया। चलिए जी, बताएं कि इसमें से कौन सा पॉइंट या कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग लोक अदालत। अभी हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। आई होप आप सभी लोग जो है जिन्हें नहीं पॉइंट पता था उन्हें पता लग गए होंगे, तो सभी लोग जो है आराम से आंसर दे सकते हैं, है ना। चलिए, नंबर 1, लोक अदालत हैव बीन गिवन
स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। तो इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस, सबसे पहले बात समझने वाली है कि व्हाट इज स्टैट्यूटरी। हमें कईयों को नहीं पता होता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैट्यूटरी। कई बार पेपर में आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पास किया गया हो, ठीक है, और स्टैट्यूटरी स्टेटस बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज जब अपने एक्ट के अंदर फॉर्म होती है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, स्टैट्यूटरी, है ना। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब क्या होता है, या स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जब अपने खुद के एक्ट के अंदर फॉर्म करी जाती है, उसके मतलब उसी एक्ट के थ्रू गवर्न करी जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी जो है बॉडी, राइट। अगर आरबीआई के बारे में बात करें तो वो भी एक तरीके से स्टैट्यूटरी बैंक है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। चलिए, सो लोक अदालत हैज बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, दैट इज आल्सो ट्रू, राइट। इफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड, ये करेक्ट ही पूछ रहा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलिए, सो इफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत, देयर इज अ प्रोविजन फॉर एन अपील अगेंस्ट सच एन अवार्ड। वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है लोक अदालत से सो यहाँ पे प्रोविजन है कि वो इसकी अपील कर सकते हैं। यहाँ पे अपील करी नहीं जाती, क्यों? क्योंकि इसका जो भी अवार्ड दिया जाता है, यहाँ पे जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है। आप उस डिसीजन के अगेंस्ट कहीं और फाइल नहीं कर सकते, सिंपल। तो बी पॉइंट तो नहीं आएगा। मोबाइल लोक अदालत आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच ट्रेवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। सो ए एंड सी इज ट्रू। सो कौन सा ऑप्शन सही हुआ भाई? पॉइंट नंबर 2, राइट। ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ए एंड सी ओनली। चले आगे। ए और सी जो है वो सही है, क्योंकि जो पार्टीज हैं अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है लोक अदालत से तो वो कहीं और फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि इसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, राइट। पॉइंट बहुत ही सिंपल था, ए और सी पॉइंट है, बी वाला नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। Which among the following statement is not correct in connection with the institution of लोक अदालत? चलिए, इसमें से कौन सा पॉइंट है वो सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा, ठीक है। चलिए, तो नॉट करेक्ट वाले बताएंगे। नंबर 1, इट्स अवार्ड आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। दिस इज ऑल ट्रू, कि जो भी अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है वो फाइनल होता है और सभी पार्टीज को मानना पड़ता है ना, जिसने केस फाइल किया और जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया था उसे भी। इट्स अवार्ड आर डीम्ड टू बी डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट्स, दैट्स आल्सो ट्रू। मैंने आपको पहले बोला कि जो यहाँ पे केसेस डील किए जाते हैं वो माना जाता है कि मतलब जैसे अदर कोर्ट सिविल कोर्ट होती है वैसे ही इसका अवार्ड उन्हीं के ही बराबर होता है, राइट। क्लियर है। सी, नॉर्मल लोक अदालत कैन एंटरटेन केसेस इन्वॉल्विंग अ सम अप टू ₹20 लाख। तो मैक्सिमम जो अवार्ड है ना, जो मैक्सिमम अवार्ड है जो दिया जाएगा लोक अदालत के अंदर वो कितना है? 20 लाख का है, राइट। अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द अवार्ड बाय डिपॉजिट ऑफ 75% ऑफ द अमाउंट। जब अपील हो ही नहीं सकती तो 75% किस बात का, है ना। तो ए बी सी जो है पॉइंट वो सही है, राइट। ए बी सी सही है, डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। क्लियर है। It award are deemed to be decree of the civil courts. Normal लोक अदालत कैन एंटरटेन केसेस इन्वॉल्विंग अ सम अप टू रुपीज कितना? 20 लाख, ठीक है। यहाँ पे नोट करेक्ट पूछ रहा, तो कौन सा करेक्ट नहीं हुआ भाई? ए बी सी सही है, डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन यही था ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो 4th पॉइंट है ना, ऑप्शन नंबर 4 जो है मतलब डी सही नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो गया। क्लियर। चलिए आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, लिखा 28 हुआ, बताओ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लोन अकाउंट्स कैन बी रेफर टू लोक अदालत? कौन से तरीके के जो लोन अकाउंट्स हैं उनको हम लोग लोक अदालत के अंदर भेजते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात है कि बोथ सूट फाइल्ड एंड नॉट सूट फाइल्ड अकाउंट्स। तो बेसिकली अगर मैं नॉर्मली बोलूं कि ऐसे केसेस जो कि आप लोगों ने या तो ऑलरेडी किसी कोर्ट के अंदर चल रहे हैं उसको रेफर किया गया, या कोई भी न्यू केस जो है वो आप लोग लोक अदालत के अंदर भेज सकते हो, बिल्कुल। जितने एनपीए अकाउंट्स हैं वो भी डील किए जाते हैं। वेयर लाइबिलिटी डज नॉट एक्सीड कितना? 20 लाख। जहां पे जो लाइबिलिटी है वो 20 लाख से अबव नहीं होती, तो ये सारे के सारे लोन अकाउंट जो है वो रेफर किए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव।
चाहे सूट फाइल किया हो नहीं किया हो, एनपी अकाउंट हो, राइट, और उन एनपी अकाउंट का मैक्सिमम लिमिट कितना होगा, 20 लाख ही होगा, क्योंकि 20 लाख से अबव के केसेस कहां पे जाते हैं, डीआरटी के अंदर, डेट इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो डील करता है उन केसेस के साथ, राइट। चलें क्वेश्चन नंबर 29 जो कि एक्चुअल में 30 है, राइट। सो द अपर लिमिट ऑफ रेफरिंग केसेस टू लोक अदालत इज, कितना है अपर लिमिट, मैक्सिमम अवार्ड जो है वो लोक अदालत के अंदर कितने का मिलेगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, या फिर नन ऑफ दीज, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, या फिर नन ऑफ दीज। ट्वेंटी लैक्स मैक्सिमम अवार्ड कितना दिया जाएगा, 20 लाख जो है वो अपर लिमिट है। अगर हम लोग मतलब हमारे लिए नॉर्मल लोगों के लिए जो लोग केस फाइल करना चाहते हैं लोक अदालत में, कितने तक का कर सकते हैं, मैक्सिमम अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है 20 लाख तक का, दैट्स इट, ठीक है। चलिए नेचर ऑफ केसेस टू बी रेफर टू लोक अदालत, कौन से तरीके के केसेस जो हैं वो लोक अदालत में भेजे जाते हैं, एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, जो कोई भी ऐसा केस जो कि पेंडिंग था पुरानी किसी कोर्ट में, या फिर एनी डिस्प्यूट विच हैज नॉट बीन ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट एंड इज लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब क्या है, पहले पॉइंट में बोल रहा है कि अगर कोई भी ऐसा केस है जो कि पेंडिंग है किसी भी कोर्ट के अंदर, और अगर कोर्ट को लगता है कि लोक अदालत के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, तो वो उन केसेस को रेफर करते हैं कहां पे, लोक अदालत के अंदर। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि एनी डिस्प्यूट विच हैज नॉट बीन ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट, अगर किसी कोर्ट में नहीं लेके जाया गया और यही फाइल कर रहे हैं, तो ये केसेस भी यहाँ पे डील किए जाते हैं, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा, ए बी सी डी। बोथ 1 एंड 2, राइट। सो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बोथ 1 एंड 2, क्योंकि दोनों ही पॉइंट सही हैं, दोनों तरीके के केसेस जो हैं वो डील किए जाते हैं किसके अंदर, लोक अदालत के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोक अदालत इज करेक्ट, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि लोक अदालत के रिगार्डिंग करेक्ट है। Which of the following statement about the Lok Adalat is correct? Number 1, Lok Adalats are neither a constitutional body nor a statutory body. वो कह रहा है कि जो लोक अदालत है वो ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही, अभी तो पढ़ के आए हैं कि इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला कहां पे, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर, कब, 1987 के अंदर, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये वाला पॉइंट हो गया गलत। अब देखा कितना फायदा होता है फैक्ट्स पढ़ने का, क्योंकि एमसीक्यूज जब आप लोग करते हैं, ठीक है, तो एमसीक्यूज अंधाधुंध जो है वो बेसिकली ना करें, क्योंकि एमसीक्यूज करने का मकसद ही यही है कि हमें उस कंसेप्ट का नॉलेज पूरा है ना। जब आप लोग कोई भी, मतलब अच्छी बात है कि हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, बट वो जैसे लोक अदालत है, अब उसके बारे में अगर सब कुछ पता है तभी आप लोग प्रॉपर आंसर दे पाएंगे ना, वरना ऐसा होगा कि एक एमसीक्यू आता होगा, दूसरे हमें नहीं आते होंगे। बट मैंने जितनी भी एमसीक्यूज आप लोगों के साथ डिस्कस करी हूँ, इससे आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर हमें क्वेश्चंस बनने चाहिए, राइट। मतलब बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं बनेंगे, बट स्टिल मैंने मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स जो है वो कवर अप करने की कोशिश करी है, जितने भी एमसीक्यूज हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं लोक अदालत के ऊपर, राइट। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो हम लोग डीआरटी और डराट के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। चलिए सॉरी थोड़ा सा डिले हो जाता है वीडियो डालने के अंदर, बट मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग जो है वो डेली बेसिस पे वीडियो जो है वो अपलोड कर लें, है ना। चलिए सेकंड वन वी हैव, अपील कैन बी मेड अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ लोक अदालत इन रेगुलर कोर्ट्स। क्या बोल रहा है कि जो अपील है वो आप लोग कर सकते हैं कहाँ पे, लोक अदालत के अंदर, मतलब लोक अदालत के अगेंस्ट नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, हमारा जो लोक अदालत है उसका जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, उसके अगेंस्ट कहीं नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लोक अदालत take up a dispute for resolution only when parties agree for settlement between themselves। वो कह रहा है कि लोक अदालत, राइट, उन्हीं केसेस को टेक अप अ डिस्प्यूट फॉर रेजोल्यूशन ओनली व्हेन पार्टीज एग्री फॉर सेटलमेंट बिटवीन देमसेल्फ। अगर वो पार्टीज क्या करना चाहती हैं, समझौता करना चाहती हैं, तभी उन केसेस को जो है वो डील किया जाता है। बताइए ए बी सी और डी कौन सा सही होगा। लोक अदालत टेक अप अ डिस्प्यूट फॉर रेजोल्यूशन
ओनली व्हेन पार्टीज एग्री फॉर सेटलमेंट बिटवीन देमसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे जो केसेस हैं वो डील ही तब किए जाते हैं, कब किए जाते हैं, जब एक्चुअल में सेटलमेंट होना हो दो पार्टीज के बीच में। मैंने आपको पहले बोला कि सिर्फ कंपाउंडेबल केसेस ही आएंगे, है ना। कौन से केसेस आते हैं, वही केसेस आते हैं जो कंपाउंडेबल होते हैं, जिनमें समझौता होता है। जिन केसेस में समझौता ही नहीं होता वो केसेस नहीं आते लोक अदालत के अंदर, वो दूसरी कोर्ट्स के अंदर जाते हैं, राइट। सो लोक अदालत टेक अप अ डिस्प्यूट फॉर रेजोल्यूशन ओनली व्हेन द पार्टीज एग्री फॉर द सेटलमेंट बिटवीन देमसेल्व्स। तो अगर समझौता करना चाहते हैं तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 31 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल्स एंड कंपोजिशन ऑफ लोक अदालत। इसमें से कौन सा जो है लेवल्स है, ठीक है, एंड कंपोजिशन है लोक अदालत की। अगर बात करें नंबर 1 स्टेट अथॉरिटी लेवल भी है, राइट, हाई कोर्ट लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, तालुका लेवल भी है, तो सारे ही है भाई 1, 2, 3 एंड 4। स्टेट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4। विद रेफरेंस टू लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है भाई रिगार्डिंग लोक अदालत। नंबर 1, लोक अदालत हैव द जुरिसडिक्शन टू सेटल द मैटर एट द प्री लिटिगेशन स्टेज एंड नॉट दोज मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। कहता वो केसेस सुलझाएगा जो कि पुराने किसी स्टेज में पड़े हैं, बिल्कुल सुलझाता है। एंड नोट दोज पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, क्यों नहीं सुलझाता, अगर पेंडिंग होंगे तो सुलझाएगा ना। सो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है बेसिकली। एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। अच्छा, बेसिकली लोक अदालत के अंदर जो है हमारे पास रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स भी होते हैं और अदर 2 अदर मेंबर्स भी होते हैं। कौन होते हैं भाई, 2 अदर। बेसिकली देखना, एवरी लोक अदालत ऑर्गेनाइज फॉर एन एरिया शैल कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ। सबसे पहला कौन है भाई, सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एज अ चेयरमैन। बेसिकली सबसे पहले अगर बात करें चेयरमैन की, क्योंकि इन सभी लोगों को मेंबर ही बोला जाता है, तो सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एज अ चेयरमैन, और 2 अलग मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है, जिसमें कि 1 लॉयर होगा, ठीक है, 1 लॉयर होगा एंड अनदर इज सोशल वर्कर, जो कि ध्यान रखेगा लोगों की भलाई का, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो उसके रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर बी तो हो गया गलत, क्योंकि बाकी 2 मेंबर भी तो हैं और परमानेंट लोक अदालत के अंदर भी सेम ही है। सी, लोक अदालत कैन डील विद मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल इन नेचर। लोक अदालत कहता है कि डील करता है उन्हीं मैटर के साथ जो कि सिविल के हैं, नॉट क्रिमिनल इन नेचर। क्यों नहीं करता, क्रिमिनल केसेस को भी, क्रिमिनल ऑफेंसेस को भी डील किया जाता है लोक अदालत के अंदर, बट कंडीशन वो कंपाउंडेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कंपाउंडेबल होना चाहिए, उनके अंदर समझौता होना चाहिए। अगर समझौता नहीं है तो वो केसेस यहां पे नहीं आएंगे, ठीक है। सो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। ए में हम लोगों ने पढ़ा कि जो कोर्ट है वो पेंडिंग बिफोर वाले में भी, मतलब अगर कहीं और केस पेंडिंग पड़े तो केसेस फाइल होते हैं। दूसरे में वो कह रहा है कि सिर्फ एक ही मेंबर होता है, ऐसा तो नहीं है, 2 मेंबर और भी होते हैं। ये क्रिमिनल केसेस को भी डील करता है लोक अदालत, बट कंडीशन इज कंपाउंडेबल होने चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी ही ऑप्शन बचा, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, राइट। कोई डाउट, चलें आगे। आई होप इट इज क्लियर यार। किसी को भी किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, राइट, मैं वहां पे आंसर दूंगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। इसमें से कौन सा सेक्शन जो है वो डील करता है किसके साथ, लोक अदालत के साथ। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। सेक्शन 19, सेक्शन 32 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, सेक्शन 44, सेक्शन 36। कौन सा है भाई लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 का सेक्शन जो कि लोक अदालत के साथ डील करता है। सेक्शन 19, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। सेक्शन 19 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द DRT।
अभी हम लोगों ने डीआरटी का ज्यादा पढ़ा नहीं है, बट स्टिल चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास अगर हम लोग बात करें डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की, ठीक है ना, डीआरटी दैट इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जहां पे बेसिकली सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ही केसेस जो हैं वो डील किए जाते हैं, किसके अंदर, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर। और इन केसेस को समझो, मतलब इन केसेस का जो फैसला है वो 180 दिन के अंदर, राइट, 180 डेज दिए गए हैं डीआरटी और 180 डेज दिए गए हैं ड्राट को, दैट इज डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल को। 180 दिन डीआरटी को और 180 दिन किसको, ड्राट को। तो उन दोनों को मिला के 360 दिन हो गए, वहां पे प्रॉपर जो है वो केस क्या हो जाना चाहिए, वाइंड अप, राइट। बट एक्चुअल में यहाँ पे भी टाइम लगता है, इतनी जल्दी तो नहीं होता। तो यहाँ पे डीआरटी के अंदर जो डीआरटी का जो हेड होता है, तो उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राइट। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, राइट। तो बेसिकली अगर बात करें ना, डीआरटी के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है, इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात करें अगर इनकी क्वालिफिकेशन की, तो ही शी इज और हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, या फिर हाई कोर्ट के जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के, या रिटायर्ड, या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज। कौन होंगे भाई, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है, जो कि डीआरटी के अंदर जो है हेड है, ठीक है, तो उसके अंदर उनको मतलब उनकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, या फिर रिटायर्ड सुप्रीम, या फिर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। तो बेसिकली जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, अगर उनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो कम से कम क्या होने चाहिए, क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। और ड्राट में होते हैं चेयरमैन आपके पास, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है आपके पास डीआरटी में, और चेयरमैन होते हैं कहां पे, ड्राट के अंदर। बोथ आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चले, चलिए, तो बेसिकली अगर डीआरटी के बारे में बात करें तो इनकी क्वालिफिकेशन किसके बराबर होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर। Which section of the Legal Services Authority Act 1987 deal with the constitution of the National Legal Services Authority? हाँ जी, विच सेक्शन ऑफ दी, ये जो हमारे पास लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है, इन इसका कौन सा सेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, किसकी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की। सेक्शन 3 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, सेक्शन 2 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, या सेक्शन 12 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, या सेक्शन 4 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। हाँ जी, कौन सा इसमें से, सेक्शन 3, सेक्शन 2, सेक्शन 12 और सेक्शन 4। विच सेक्शन ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। कौन सा, बेसिकली सेक्शन 3, राइट, ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 3 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। क्लियर है यहां तक। सो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का सेक्शन नंबर 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है डील करता है किसका, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा आर्टिकल है इंडिया का, राइट, द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स वेरियस प्रोविजन फॉर सेटलमेंट डिस्प्यूट थ्रू लोक अदालत, राइट। तो जो सेटलमेंट के केसेस हैं लोक अदालत के, वो कौन से आर्टिकल के अंदर कवर अप होते हैं, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, या फिर आर्टिकल 39A। कौन से आर्टिकल के अंदर कवर अप होगा, आर्टिकल 14, 21, 19 या फिर 39A। किसके अंदर कवर अप होता है भाई, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 39A के अंदर जो है वो कवर अप होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 38. When did the Recovery of Debt and Bankruptcy Act 1993 come into force? कब आया था भाई डेट एंड बैंक्रप्टसी एक्ट 1993, जिसके अंदर बेसिकली हमारा, अगर हम लोग बात करें, ये लाया गया इसीलिए ताकि जो बैंक्स हैं, ठीक है, उनकी रिकवरी, जो डेट है, एनपीएस है, उनकी रिकवरी, स्पीडी रिकवरी हो सके. डीआरटी और ड्राट दोनों कवर अप होते हैं और फॉर्म किया गया इसके अंदर, है ना. रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्टसी एक्ट 1993 के अंदर ही डीआरटी, दैट इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, और डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल्स को फॉर्म किया गया. बट आप बस मेरे को बेसिकली इतना सा बता दो कि जो रिकवरी है डेट एंड बैंक्रप्टसी एक्ट 1993, वो कब, कौन सी डेट को फोर्स में आया था. 1993 तो देखो पक्का ही है, ठीक है, ऑप्शन में लिखा है 1992 तो वाला ऑप्शन ही कट जाएगा, राइट. तो 3 वाले ही बचे, 24 जून और कौन सा 23 जून. तो कॉमन सेंस थोड़ी सी लगाओ, 24 जून है बेसिकली, 23 नहीं, कौन सा 24 जून, राइट. 24 जून 1993. डन. Which section of the Recovery of Debt and Bankruptcy Act 1993 deal with the composition of appellate tribunal? अगर हम लोग बात करें किसकी, एपिलेट ट्रिब्यूनल्स की, तो कौन सेक्शन के अंदर कवर अप होती है. मैंने अभी आपको बताया ना कि डीआरटी भी इसके अंदर ही फॉर्म हुआ और ड्राट भी. तो ये बेसिकली ड्राट के बारे में बात कर रहा है कि जो कंपोजिशन है ड्राट का कौन सेक्शन के अंदर कवर होता है, सेक्शन 20, 12, 9 और 14. तो बेसिकली सी पॉइंट, दैट इज सेक्शन 9 के अंदर जो है वो, सॉरी, सेक्शन 9 के अंदर जो है जो वो हम लोग कवर अप करते हैं. किसके अंदर कवर अप करेंगे, सेक्शन 9 के अंदर, राइट. चलें आगे. तो सेक्शन 9 जो है वो बेसिकली कवर अप करेगा कौन सा, सेक्शन 9 के अंदर जो है वो एपलेट ट्रिब्यूनल जो है कंपोजिशन है, राइट. रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्टसी एक्ट 1993 का सेक्शन नंबर 9 के जो सेक्शन 9 है वो डील करता है किसका कंपोजिशन, एपलेट ट्रिब्यूनल का, ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. वेयर वॉज द फर्स्ट लोक अदालत वॉज हेल्ड? अभी मैंने फर्स्ट, मतलब जब स्टार्ट ही किया है ये, तभी मैंने आपको बताया कि जो पहले इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 1987 के अंदर, राइट. तो पहले कैंपस के अंदर जो है इसको लगाया गया था. ये कब लगाया गया भाई, 1982 के अंदर. मैंने आपको भी बोला कि कब लगाया, 1982 के अंदर. ये पूछ रहा है कि वेयर वॉज द फर्स्ट लोक अदालत वॉज हेल्ड. अगर इन विच ईयर पूछे तो 1982, राइट. 1987 में स्टैट्यूटरी पावर्स मिली है, सॉरी 1987 के अंदर, ठीक है. आप मुझे इतना बताएं कहां पे फॉर्म हुई थी, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई और गुजरात. तो बेसिकली इसको स्टैट्यूटरी पावर्स अगर बात करें, स्टैट्यूटरी पावर्स की, तो वो मिली थी 1987 के अंदर, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर, ठीक है. और पहली अगर लोक अदालत कैंप के बारे में बात करें, वो लगा था 1982 में. कहाँ लगाया गया, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई या फिर गुजरात. कहाँ पे, गुजरात के अंदर, ऑप्शन नंबर डी, जूनागढ़, राइट. यूएनए करके जगह है कहाँ पे, जूनागढ़ के अंदर, और ये कहाँ पे आता है, गुजरात के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है. तो बेसिकली गुजरात तो है, और गुजरात में कौन सी जगह है, जूनागढ़, राइट. चलिए आगे. सो ऑप्शन नंबर डी. 41. परमानेंट लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द लीगल सर्विसेज एक्ट 1987? हाँ जी, जो परमानेंट लोक अदालत है वो कौन से सेक्शन के अंदर भाई किया गया इसको, सेक्शन 22B, 35, सेक्शन 24 या सेक्शन 40? अभी मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने बिगिनिंग किया कि सेक्शन 22B के अंदर जो है वो परमानेंट लोक अदालत को जो है कवर अप होती है किसके अंदर, लीगल सर्विसेज एक्ट के अंदर, राइट. सेक्शन 22B, क्योंकि इसका जुरिस्डिक्शन कितना है, बढ़ा दिया गया, 10 लाख से कितना कर दिया गया है हमारे पास, 1 करोड़, जो बेसिकली डील करेगा पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो है उसके केसेस के अंदर. चलिए 42. Which of the following disputes is not settled in lok adalats? Right? What type of cases, yeah, what type of disputes are not covered under lok adalat? Number 1, we have civil cases. Civil cases are covered under lok adalats, right? Matrimonial cases भी डील किए जाते हैं. Petty offense cases हैं तो भी डील किए जाएंगे. Petty मतलब छोटे मोटे, right? मतलब ज्यादा बड़े बड़े नहीं, जिसमें कि बोले कि हम सजा दे दी गई है ज्यादा, तो ऐसा नहीं होता.
पेटी ऑफेंसेस मतलब छोटे वाले। लैंड एंड लेबर डिस्प्यूट्स, राइट, वो भी आते हैं इसके अंदर। क्रिमिनल केसेस विच आर नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, राइट। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ई जो है इस तरीके के केसेस जो कि कंपाउंडेबल नहीं होते, ठीक है, वो नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको पहले बोला कि क्रिमिनल केसेस तो कवर अप होते हैं। कौन से होते हैं? क्रिमिनल केसेस कवर अप होंगे, बट कौन से वाले? कंपाउंडेबल वाले, जिनके अंदर समझौता होगा, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आएंगे, ठीक है, ना कि नॉन कंपाउंडेबल वाले। क्लियर है जी? सो क्रिमिनल केसेस आएंगे तो सही, बट कौन से? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, नॉट कंपाउंडेबल वाले इसके अंदर कवर अप नहीं होते। सो सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, पेटी ऑफेंसेस, लैंड एंड लेबर डिस्प्यूट्स आर कवर्ड अंडर लोक अदालत, और इवन क्रिमिनल केसेस ऑल्सो, बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंडेबल। जहां पे सेटलमेंट होता है, जहां पे सेटलमेंट नहीं होता, उनको हम लोग नॉन कंपाउंडेबल या फिर नॉट कंपाउंडेबल बोलते हैं, तो वो वाले केसेस यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए आगे, ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है अभी, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूट गो ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत? कौन सी स्टैट्यूट है जिसके अंदर हमारी जो लोक अदालत है वो गवर्न करी जाती है? सफाईसी एक्ट के अंदर, ससई एक्ट के अंदर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर, या फिर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर? अभी हम लोग कवर अप करके आए हैं कि जो स्टैट्यूटरी पावर्स हैं लोक अदालत को, वो कब मिली हैं भाई? जो स्टैट्यूटरी पावर्स हैं लोक अदालत को, वो कहाँ मिली है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर, जो कि कहाँ पे है? 1987, है ना। कौन सा ईयर है? 1987। तो जो स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई हैं लोक अदालत को, वो दी गई हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर, इसको कवर अप किया गया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये सारे के सारे जितने भी हम लोगों ने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, आई होप इट इज क्लियर। जितने भी अभी तक हम लोगों ने 43 टोटल कुल मिला के हम लोगों ने 43 जो है वो कवर अप कर लिए हैं, है ना। और इसके अंदर अगर किसी को भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, राइट, चाहे कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वाइनिंग यार। आने वाले लेक्चर्स के अंदर, राइट, मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग जो है जल्दी से जल्दी जो है क्लासेस और अपलोड कर सकें, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए, है ना। तो आने वाली क्लासेस के अंदर बेसिकली हम डीआरटी ड्राट के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। देन वी हैव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, राइट, और हमारे पास जो है हाइपोथिकेशन है। तो डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज बनते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आई ट्राई टू कवर, राइट, वन बाय वन। तो मेरी जो है कोशिश यही है कि हम लोग टॉपिक के ऊपर जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करें, रादर देन मैं सारे टॉपिक जो है वो मिक्स कर दूं, है ना। फिर भी अगर आपका कोई और जो है कुछ और पूछना चाहते हैं, किसी और तरीके का जो है बताना चाहते हैं, राइट, कि किस तरीके के एमसीक्यूज आप लोगों को चाहिए, राइट, तो आप लोग ऑप्शन कमेंट में जाके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ज्वाइनिंग यार।